हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से परफेक्शन आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अरविंद पांडे और हम लोग पिछले कुछ सेशन से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं इंडियन इकॉनमी के सेगमेंट से, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेगमेंट से, उन प्रश्नों की एक सीरीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो ये आज का वीडियो दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था और ऐसे ही आने वाले समय में प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग एक एक खंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बिना देर किए शुरू करेंगे आज का अपना सेशन। तो सेशन की शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किन से प्रभावित होता है। आपके पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से आपको जो सही कूट है उस सही कूट का सही कूट कौन सा होगा इसे आपको चुनना है और आपको सही जवाब देना है। तो भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल किससे प्रभावित होता है, इन तीनों कूटों की बात करें, अगर हम सबसे पहले कूट की बात करें, सबसे पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट है यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्यवाही। यानी कि अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का फेडरल रिजर्व जो है वहाँ का सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है वैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक, वो है आपका फेडरल रिजर्व। तो अगर बात करें फेडरल रिजर्व की कार्यवाही का मतलब फेडरल रिजर्व बैंक 2 प्रकार की नीतियों को अपना सकता है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यानी कि एक प्रसारवादी नीति और एक संकुचित नीति। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन नीतियों से क्या भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल का मतलब भारतीय सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला जो रिटर्न है वो क्या प्रभावित होगा क्या। तो आई थिंक सो ये आंसर या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई केंद्रीय बैंक अगर अपने दरों में परिवर्तन करेगा तो भारतीय बॉन्ड जो हैं उनकी डिमांड में कमी या उनकी डिमांड में बढ़ोतरी होगी। और डिमांड में बढ़ोतरी और डिमांड में कमी होने के नाते डिमांड पर जो बॉन्ड्स पर जो रिटर्न्स मिलते हैं उनमें जो है प्रभाव पड़ना या उनमें कम या उनमें अधिक होना ये एक बहुत सामान्य बात है। तो यानी कि अगर फेडरल रिजर्व जो है कोई भी कार्यवाही अगर करता है किसी प्रकार की तो ये भारतीय सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल पर उसका रिटर्न, उसका जो है जो प्रभाव है वो जरूर पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसा कार्यवाही होगी उसके अनुसार जो है भारतीय सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल पर पड़ने वाला प्रभाव आपको दिखाई देगा। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही। अब आप सोचिए कि अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व अगर वो कोई एक्शन लेता है तो भारतीय बॉन्ड्स के प्रतिफल में परिवर्तन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत का जो सेंट्रल बैंक होगा ये अगर कोई भी कार्यवाही करेगा या अपनी नीतियों को कभी भी कोई परिवर्तन करेगा तो भारतीय बॉन्ड्स के रिटर्न में आपको जो है जो चेंजेज होंगे वो देखने को मिलेंगे। आरबीआई अगर कोई भी एक्शन ले, आरबीआई अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ला रहा है, संकुचित मुद्रा नीति ला रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी ला रहा है तो इसका इम्पैक्ट बॉन्ड्स के रिटर्न पर जरूर पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। मुद्रास्फीति की बात अगर करें, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन अगर घट रहा है तो बॉन्ड्स के रिटर्न पर जो है ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो बहुत सामान्य सी बात समझने की है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो बॉन्ड्स पर जो रिटर्न्स होते हैं उनका प्रभाव कई बार कम हो जाता है। तो मुद्रास्फीति भी सही है। अल्पावधि ब्याज दर यानी अल्प समय में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि 1 साल से कम की उधारी पर जो ब्याज की दरें होती हैं उन पर जो प्रभाव होता है, उनके घटने और बढ़ने का जो प्रभाव होगा वो भी जो सरकारी बॉन्ड्स होंगे उनके रिटर्न पर जो है वो प्रभाव डालेगा। यानी अगर देखा जाए तो ये जो तीनों ही कूट हैं या जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सही हैं। तो हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी डिफाइन करता है कि 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट भारतीय सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल को भारतीय सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल को प्रभावित करते हैं। क्लियर बात यहाँ पर, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी प्रश्न के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है ये, थोड़ा सा प्रश्न है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते में यानी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं
तो पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन पहला दे रहेंगे कि मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी, यानी 1 लाख रुपए की कमी आ जाएगी। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी, या मुद्रा की समग्र पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यह अपरिवर्तित रहेगा। तो ये कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, मुद्रा की पूर्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा। ज़रा हम लोग एक बार इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं और फिर अपने आप हमें आंसर जो है वो दिखाई देने लगेगा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो आंसर उभर करके आपके सामने आ जाएगा। बात करें अगर हम लोग जो है मांग जमा खाते की बात करें, या यहाँ पर एक देखेंगे वर्ड लिखा हुआ है समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समग्र पूर्ति का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसकी जेब में 5 लाख रुपए हैं। कितने लाख रुपए बताइए? 5 लाख रुपए हैं। और 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए उसने बैंक में जमा किया। बैंक में जमा करने का मतलब, बैंक में हम 2 प्रकार के जमा खातों में पैसा जमा करते हैं। डिमांड डिपॉजिट के रूप में, करेंट या सेविंग अकाउंट में मान लीजिए उसने 2 लाख रुपए जमा किया, और टर्म डिपॉजिट एफडी या आरडी के फॉर्म में उसने जो है वह 1 लाख रुपए जमा किया। और उसके पास कैश कितना होगा? 2 लाख, यानी 5 लाख रुपए में 2 लाख वो अपने पास नगद रखा हुआ है, 2 लाख रुपए करेंट या सेविंग अकाउंट में है उसके पास, और 1 लाख रुपए वो टर्म डिपॉजिट में है, यानी आरडी या एफडी में है। आप मुझे बताइए ज़रा कि अगर वह इस 2 लाख में से 1 लाख रुपए को निकाल ले, अगर 1 लाख रुपए निकाल ले, तो 1 लाख रुपए जुड़ते ही उसकी जेब में कितना पैसा आ जाएगा? 3 लाख रुपए। क्लियर है ना? और बैंक में कितना पैसा रह जाएगा? 1 लाख डिमांड डिपॉजिट में और 1 लाख टर्म डिपॉजिट में, तो बैंक के पास टोटल कितना पैसा हुआ? 2 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए कि समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम एग्रीगेट मनी सप्लाई को निकालते हैं, तो दरअसल एग्रीगेट मनी सप्लाई का मतलब है कि हमारी जेब में जो पैसा है, यानी चाहे वो नोट के रूप में, चाहे वो कॉइन्स के रूप में, बैंकों में जो पैसा है, चाहे वो करेंट सेविंग अकाउंट में, चाहे वो आरडी एफडी में, इन सब का जोड़ जो होता है, यानी इन सब का जो एडिशन होता है, उसे हम समग्र मुद्रापूर्ति या एग्रीगेट मनी सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब इनको जोड़ करके ही समग्र मुद्रापूर्ति निकाला जाता है, तो 1 लाख रुपए अगर बैंक से निकाल लिया गया, तो समग्र पूर्ति पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ा क्या? एट अ टाइम तो अर्थव्यवस्था में 5 लाख रुपए ही है ना। उस 5 लाख में परिवर्तन बस इतना हुआ है कि वो 1 लाख रुपए बैंक की जगह हमारे पास जेब में आ गया। तो जो कुल मुद्रा निकालेंगे वो हमारी जेब में मुद्रा प्लस बैंक में मुद्रा बराबर कुल मुद्रा। तो अगर इस 2 लाख में से, या 3 लाख रुपए मान लीजिए है, अगर हम 2 लाख रुपए बैंक में फिर से जमा कर दें, हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपए रहा, तो भी समग्र मुद्रापूर्ति क्या होगा, यानी एग्रीगेट मनी सप्लाई कितना होगा? 5 लाख रुपए ही होगा। यानी आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। यानी एग्रीगेट मनी सप्लाई का मतलब हम टोटल एडिशन करते हैं जो बैंकों में जमा पैसा है और हमारी जेब में जो जमा पैसा है। तो अगर हम बैंक से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकाल लेते हैं, चाहे वो करेंट सेविंग से, चाहे आरडी एफडी से, तो मुद्रा की जो समग्र पूर्ति है, समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई में कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा। यानी आई थिंक दिस आंसर, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मुद्रा की समग्र पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जितना पैसा है बाजार में उतना ही पैसा बाजार में उपलब्ध है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपके पास विचार करने के लिए आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आप उन 4 स्टेटमेंट के आधार पर आपको ये विचार करने हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो है वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट ऐसे दिया हुआ है। हम लोग को इन सभी कथनों के बारे में बातचीत करनी है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। मैं इन सभी कथनों के बारे में एक स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ये कथन सही है या गलत है, और साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, सबसे पहले कथन की बात करें, हम बात करेंगे कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर दरअसल मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है।
मनी मार्केट की बात करें अगर तो मुद्रा बाजार का इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंतर्गत कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन यानी कोई भी ऐसा कॉरपोरेट जिसकी रेटिंग A++ या A+ में है वह क्या जारी कर सकता है, वह कॉमर्शियल पेपर जारी कर सकता है। और ये कॉमर्शियल पेपर दरअसल जो है यह प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू होते हैं। प्रॉमिसरी नोट का मतलब कंपनी एक पत्र पर ये वचन देती है कि मैं धारक को एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन समय के बाद अदा करने का वचन देते हैं। कोई भी कंपनी इस प्रॉमिस के साथ अपने पेपर को बाजार में उतारती है और उससे उस पेपर के माध्यम से निवेशकों से फंड जुटाने का काम करती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है कॉमर्शियल पेपर जो है इसको प्रतिज्ञा पत्र के फॉर्म में जारी किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में जारी किया जाता है। और ये जो प्रॉमिसरी नोट होता है ये ऑलवेज कंसीडर फॉर द शॉर्ट टर्म, चूँकि मनी मार्केट का ही नेचर शॉर्ट टर्म का होता है एंड शॉर्ट टर्म इज़ कंसीडर फॉर 0 to 364 डेज, यानी 0 से लेकर 364 दिनों के लिए शॉर्ट टर्म को कंसीडर किया जाता है। क्लियर बात। यानी कि अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक पत्र जो होता है वो एक अल्पकालिक बाजार में जारी किया जाने वाला एक अल्पकालिक प्रतिभूति है, यानी कि एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिससे कोई भी कॉरपोरेशन मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए फंड उठा सकता है जो है। और ये प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में चूँकि पैसा उठाया जाता है तो ये प्रॉमिसरी नोट चूँकि डिस्काउंट रेट पर इशू होता है तो ये कॉमर्शियल पेपर जो है वो डिस्काउंट रेट पर इशू किया जाने वाला एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। और इस आधार पर अगर हम लोग बात करें तो ज़रा देखिएगा वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, यानी कि ये प्रॉमिसरी पेपर है जो अल्पकालीन प्रतिभूति को प्रदर्शित करता है। आई थिंक ये आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरे स्टेटमेंट के बारे में तो जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है किसी निगम को निर्गत किया जाता है। अब यही वाला स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाता है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है उसे जारी करने का काम प्रमुखतया यानी मुख्य रूप से बैंक या NBFC करते हैं, और ये भी दरअसल एक शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में ही जारी किया जाता है, मुद्रा बाजार में ही जारी किया जाता है। और इसके माध्यम से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के माध्यम से कोई बैंक अल्पकाल के लिए एक प्रॉमिसरी फॉर्म के रूप में प्रॉमिसरी पेपर के फॉर्म के रूप में निवेशकों से पैसा जुटा सकते हैं। तो हम बात करें तो पहली बात तो RBI जारी नहीं करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत निकला। हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, तो थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि शीघ्रावधि द्रव्य यानी कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्पावधि का वित्त है। अब कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी के बारे में बात करें तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक यानी कोई भी अनुसूचित बैंक हमारे देश के किसी भी बैंक से 24 घंटे के लिए पैसा उधार ले सकता है, 24 आवर्स के लिए पैसा उठा सकता है। क्योंकि ये जो डील होता है वह कॉल पर होता है, इसलिए इसको हम मनी एट कॉल भी कहते हैं। मनी एट कॉल का मतलब जो है फ़ोन पर पैसा या कॉल पर जब कोई एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उठाता है तो उसको मनी एट कॉल या तो कॉल मनी के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये अल्पकाल नहीं, ये अति अल्पकाल के लिए मुद्रा है। तो ये अति अल्पकाल के लिए आप यहाँ ऑप्शन में देखेंगे शीघ्रावधि द्रव्य अंतर बैंक। अच्छा, अंतर बैंक मतलब इसको हम कहते हैं इंटर बैंक, लेन देनों के लिए प्रयुक्त एक अल्प अवधि का जो है इंस्ट्रूमेंट है ये। तो ये इंटर बैंक का मतलब ये जो दोनों बैंक होते हैं ये दोनों बैंक, ये बैंक अगर A है तो ये बैंक B होगा, दोनों अलग अलग बैंक होंगे। इंटर बैंक यहाँ ट्रांजेक्शन होता है, ना कि इंट्रा बैंक। इंट्रा बैंक का मतलब जब SBI से पैसा मांगे, SBI से पैसा क्यों मांगेगा? जब SBI को PNB से पैसा लेना हो या जब बैंक ऑफ बड़ौदा को SBI से पैसा लेना हो तो ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो ये जो सिस्टम होता है कॉल मनी का वो इंटर बैंक होता है एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर है। और अब हमारे पास बचता है चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। और ये फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्यात किए जाने वाले ब्याज सहित
अल्पकालीन जो है एक बॉन्ड होता है। हालांकि शून्य कूपन बॉन्ड अल्पकालीन बॉन्ड है, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन दरअसल इस पर ब्याज दर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो शून्य कूपन बॉन्ड होता है इस पर एक्चुअली शून्य कूपन का मतलब ही होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो जीरो होगा। जीरो का मतलब इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं है, ब्याज इसमें होता ही नहीं है। ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है वह डिस्काउंट पर इशू होता है। वो कैसे होता है? कूपन रेट पर मिलता है, इस पर डिस्काउंट रेट का फ़ायदा मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर 10% का कूपन रेट है अगर, तो 1 लाख का अगर जीरो कूपन बॉन्ड है और इस पर 10% का कूपन रेट है तो आपको केवल 1 लाख का बॉन्ड आपको 90,000 में मिल जाएगा। और इसका एक ड्यूरेशन होगा, एक मेच्योरिटी होगा। उस मेच्योरिटी पे जब उसे आप वापस करेंगे तो आपको बदले में फेस वैल्यू दिया जाता है, यानी 1 लाख दिया जाएगा, तो 10,000 रुपये का आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आपका जो है जो स्टेटमेंट है ब्याज सहित, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, 2 स्टेटमेंट सही हो रहा है, एक पहला फर्स्ट एंड एक आपका थर्ड। और फर्स्ट और थर्ड को अगर हम खोजें तो इन सभी कूट में से ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। और इसी सही आंसर के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है? अगर इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहते हैं। कई बार इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट से अगर बात करें तो कई बार कुछ शब्दों का हिंदी इंग्लिश से बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मतलब उनका इंग्लिश आसान लगेगा आपको, हिंदी जो है समझना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे ही शब्द जो है यहाँ पर है। आसान है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लेकिन अगर हिंदी बात करें तो ब्याज व्याप्ति अनुपात का क्या महत्व है आपको यहाँ पर ये देखना है। क्लियर है ना? तो मुझे लगता है कि अगर आपको ब्याज व्याप्ति अनुपात पता ही नहीं है तो यहाँ पर आंसर छांटने में या आंसर को सही स्टेटमेंट समझने में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, यानी कि ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या होता है। तो ब्याज व्याप्ति अनुपात निकालने का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि कोई भी कंपनी ब्याज और कर देने के पूर्व कंपनी का जो निवल लाभ है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, और दीर्घकालीन जो ब्याज दर है ना, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो उस कंपनी का क्या निकल जाता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी उस कंपनी का ब्याज व्याप्ति अनुपात निकल जाता है। ये दरअसल है क्या? अगर इसके इंग्लिश शब्द को समझिए आप तो कहेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी ब्याज को कवर करने वाला रेशियो। ये दरअसल इसका अर्थ क्या होगा? जैसे कभी भी कोई कंपनी जब लोन लेने के लिए जाती है तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा जाता है कि क्या उस कंपनी की कमाई इतनी पर्याप्त है कि वह अपनी कमाई से जो लोन वो लेने जा रही है उस लोन पर ब्याज का भुगतान वो सही समय पर कर सकती है। तो इस अनुपात को ही दरअसल हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के नाम से जानते हैं। यानी हमारे द्वारा लिए गए कर्ज पर जो ब्याज का भुगतान है वो कितना ठीक और कितना सटीक और कितना स्टेबल तरीके से दिया जा सकता है विदाउट एनी रिस्क। इस रेशियो को हम कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहते हैं। एक बहुत ही आसान फार्मूले के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपनी का टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपए है ना, ब्याज या कर देने के पूर्व अगर बात करें निवल प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 लाख रुपए है। जिस 1 लाख रुपए पर उस कंपनी को प्रति वर्ष 20,000 रुपये का ब्याज देना पड़ रहा है, तो 1 लाख में 20,000 को जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स आएगा, 20-2500, यानी कि 5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 आपका आंसर आएगा। यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें अगर तो ये आ जाएगा कितना? 5। अब ज़रा देखिएगा कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का लाभ है और 20,000 रुपये हर महीने आपको ब्याज के रूप में, हर साल आपको ब्याज के रूप में भुगतान करना है। तो मुझे लगता है कि ये 20,000 का ब्याज आप 5 गुना बार सक्षम हैं अपने एक ही लाभ से भुगतान करने के लिए। यानी कि आपका जो ये कवरेज रेशियो है ना वो ज़्यादा अच्छा है।
आपकी इनकम अच्छी है और आपको ब्याज का भुगतान कम करना पड़ रहा है, यानी आपका जो ब्याज है वो आपकी इनकम से 5 गुना कम है, या यूँ कहें जो ब्याज है ना, उससे आपकी इनकम 5 गुना ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि ये बात उस कंपनी के लिए ठीक मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी भी कंपनी का जो है जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, अगर ये कम हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो इसका मतलब उस कंपनी के द्वारा ब्याज का भुगतान आने वाले समय में हो सकता है ना किया जा सके, या रिस्क है यानी जोखिम भरा है। तो अगर जो है किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगा तो शायद आने वाले समय में कोई कंपनी या कोई निवेशक या कोई बैंक उसको लोन देने से कतराएगी, यानी लोन देने से दूर होने का प्रयास करेगी। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो रही होगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। अगर जिस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना अधिक होगा वो कंपनी किसी भी लोन पर ब्याज के भुगतान में उतनी ज़्यादा सक्षम मानी जाएगी, ऐसे समझिए आप। क्लियर है ना। अच्छा, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा कैसे होगा? 2 ही तरीका है, या तो उसका नेट प्रॉफिट बढ़े तो अच्छा होगा, या तो ब्याज का भुगतान घटे तो अच्छा होगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्लियर है बात। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके आधार पर जरा हम देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट क्या है और इसके अनुसार सही स्टेटमेंट क्या है। पहला ऑप्शन है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। बिल्कुल स्टेटमेंट 100% ट्रू है ये, यानी वर्तमान में किसी भी कंपनी के द्वारा या किसी भी कंपनी का ऋण जोखिम समझने में मदद करने का काम ICR करता है, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में भी मदद करेगा, और क्या वो कंपनी आने वाले समय में भी अपनी आय से सही तरीके से ब्याज का भुगतान कर सकती है, इसके बारे में भी, इसको भी समझने में यह इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मदद करेगा। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना अधिक होगा, वेरी गुड, हम लोग अच्छा डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी, यहाँ गड़बड़ हो गया, उतनी खराब नहीं होगी, उतनी अच्छी होगी। यानी ये अंक जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी ज़्यादा सक्षम होगी किसी भी ऋण के भुगतान करने में, और ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता खराब होगी। तो यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। यानी ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी कंपनी का निकल रहा है, अंक ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो कंपनी सक्षम ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट तो खराब है, ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि ये खराब कह रहा है। तो पहला और दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसको आप ढूंढिए और सही आंसर लगा दीजिए। पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई होगी। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते चल सकते हैं। और मैं आपसे फिर कहूं कि अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली बार जब भी हम लोग इसका तीसरा या चौथा सेशन आएगा तो हम आपके डाउट को उसमें सॉल्व करने के बाद ही हम लोग अपनी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए हैं और इन स्टेटमेंट पर आपको अपने विचार से एग्जामिनर के विचार को मैच करना है और बताना है कि क्या सही है। पहला ऑप्शन है, कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। कृषि क्षेत्र को, यानी बात हो रही है यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में कहा जा रहा है जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं या जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, वह हमारे देश में जो कॉमर्शियल बैंक हैं एंड जो RRBs हैं यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनसे अधिक लोन जो है वह डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स देता है। क्लियर है बात? दरअसल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। दरअसल जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं, वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो पूरे भारत में जिला सहकारी बैंकों की हालत राज्यों में ज़्यादा ठीक नहीं है। इनकी हालत बहुत ही बहुत ही बुरी स्थिति में ये सर्वाइव कर रहे हैं।
तो हालांकि बात करें अगर तो ये ज़्यादा सक्षम नहीं है और ये स्टेट बेस्ड होते हैं, ये राज्य आधारित बैंक होते हैं। तो इनकी तुलना में किसी भी स्तर पर बात करें तो कॉमर्शियल बैंक यानी जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, इनके द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो योगदान होता है वो यूं कह लें तो इन दोनों ही के अनुदान से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर आपको एक सीरीज अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में जो लोन दिया जा रहा है वो कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा, उसके बाद दूसरे अगर हम किसी बैंक का स्थान देंगे तो आरआरबीज की बात करेंगे, और तीसरी बात करेंगे तो डीसीबी की बात करेंगे यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे। क्योंकि आरआरबीज के साथ भी ये है ना कि वह अपने कुल निवेश का वह 75% उनको प्रायोरिटी सेक्टर में निवेश करना होता है, जिसमें सबसे अधिक भाग कृषि क्षेत्र का होता है। हालांकि कृषि क्षेत्र का भाग ज़्यादा होने के बावजूद भी कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि इनके पास जो कॉर्पस होता है फंड का वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो सेंट्रल बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, क्या एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना, ये इसका प्रमुख कार्य है और ये आपका है। और ऑप्शन पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो दरअसल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जिला सहकारी बैंक होते हैं, हमने आपको इसकी पहली क्लास में बताया था कि जो ये रूरल यानी ग्रामीण स्तर पर जो सहकारी बैंक है उनका 3 स्तर होता है। एक आपके होते हैं राज्य आधारित स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सहकारी, और इन्हीं को ही सेंट्रल कोऑपरेटिव भी कहते हैं। और एक होता है जो सबसे निचले स्तर पर काम करता है वो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ कहते हैं उनको हम। अब प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ का मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक ग्रुप बना करके इन जिला सहकारी बैंकों में अकाउंट्स ओपन करते हैं और अपने पैसे को जमा भी करते हैं और इनसे लोन भी लेते हैं। तो जो सीरीज होता है वो ऐसे ही होता है। स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक होता है ना, ये दरअसल स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के लिए एपेक्स जो है कोऑपरेटिव बैंक होता है। यानी अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो कैसे चलता है, एक सेकेंड में हम लोग समझ लेंगे कि ये है आपका स्टेट यानी कि ये है आपका राज्य, और वो पैसे का फ्लो कैसे आ रहा है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ पैसा यहाँ जमा कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के पास जा रहा है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से फ्लो जो जा रहा है वो स्टेट को जा रहा है। और फिर वैसे ही फ्लो जो है वह डाउनवर्ड्स के स्लोप में आता है। जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तो वहाँ से फंड जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को आता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से फिर कहाँ पैसा आता है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़, या आम बोलचाल की भाषा में आप इसको क्या कह सकते हैं, पब्लिक भी कह सकते हैं। क्लियर है ना। तो दरअसल ये प्राइमरी क्रेडिट जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो समितियां होती हैं, इनको डीसीसी भी जो है वह लोन देने का कार्य करता है, साख सुविधा उपलब्ध कराता है। दूसरा ऑप्शन सही है, तो केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन है, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। तो अभी तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रसारवादी मौद्रिक नीति है क्या। तो दरअसल जो मौद्रिक नीति है यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको 2 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं आरबीआई के एक्शन के रिकॉर्डिंग। आरबीआई या तो संकुचित मुद्रा नीति अपनाता है, संकुचित मुद्रा नीति अपनाता है, या तो आरबीआई प्रसारवादी मुद्रा नीति अपनाता है। जब आरबीआई संकुचित मुद्रा नीति अपनाता है तो इसका उद्देश्य होता है कि बाजार में जो मुद्रा की पूर्ति है उसको क्या करना है, घटाना है। M फॉर मनी और S फॉर सप्लाई। M फॉर मतलब मनी मुद्रा, और सप्लाई का मतलब जो बाजार में एट अ टाइम पर जो पूरा पैसा उपलब्ध है हम उसको कुल मुद्रा पूर्ति कहते हैं। तो अगर संकुचित मुद्रा नीति अपनाता है तो बाजार में तरलता को घटाएगा, और अगर प्रसारवादी मुद्रा नीति अपनाता है तो आरबीआई बाजार में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी मनी सप्लाई को बढ़ाने का कार्य करता है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, अगर बाजार में तरलता को घटाना है तो आरबीआई बैंक दरों को, रेपो दरों को, रिवर्स रेपो रेट को, SLR को, CRR को, MSF को, है ना, इन सभी दरों को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बैंक दर को बढ़ा सकता है,
रेपो दर को बढ़ा सकता है, रिवर्स रेपो रेट को, SLR को, CRR को, MSF को बढ़ाएगा। और जब रेट बढ़ेंगे तो बाजार में तरलता घटेगी, क्योंकि लोन महंगा होगा, लोग कम पैसे की मांग करेंगे, बाजार में तरलता लिक्विडिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति अपना रहा है तो इन सभी रेट को क्या करेगा, घटाएगा। और जब रेट घटाएगा तो बाजार में तरलता बढ़ेगी, यानी रेट घटाने से जनता को और कंपनियों को या फर्मों को कम रेट पर पैसा मिलता है, जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार होता है, यानी बाजार में मुद्रा का एक्सपेंशन होता है। तो अगर प्रसारवादी तो तरलता बढ़ेगी, अगर संकुचितवादी तो मुद्रा नीति के माध्यम से तरलता घटेगी। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो रहा है। तो अब जरा पहला ऑप्शन देखेंगे, SLR अनुपात को घटा दे रहा है RBI, यानी सांविधिक तरल अनुपात, इसको हम कहते हैं स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो को घटा रहा है। तो जब SLR घटाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है बात। तो इसमें प्रश्न एक बार फिर से पढ़िएगा, क्या है, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, क्या वो नहीं करेगा। अब जो है SLR अगर बढ़ा देता है तो तरलता तो बढ़ेगी, ये तो करेगा, क्योंकि प्रसारवादी मौद्रिक नीति का तो यही है। क्लियर है ना। यानी जब प्रसारवादी मौद्रिक नीति अपना रहा है RBI तो रेट्स को क्या कर रहा है, रेट्स को घटा रहा है। ये बात क्लियर है ना। तो ये तो करेगा। अच्छा, ये देखते हैं बैंक दर को घटाना। जब बैंक दर को घटाएगा RBI तो मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ये भी तो एक्शन प्रसारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत होगा। वेरी गुड। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF को क्या कह रहे हैं कि MSF दर को बढ़ाना। जब MSF दर बढ़ेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, घटेगी। और मुद्रा पूर्ति को घटने का मतलब प्रसारवादी मौद्रिक नीति तो कहते नहीं हम लोग। यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दूसरा ऑप्शन, यानी सीमांत अस्थायी सुविधा दर को कभी नहीं बढ़ाएगा यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति अपना रहा है, यदि RBI एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को एडॉप्ट कर रहा है। आई थिंक ये आंसर क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर से एक बार मैं पढ़ दूं तो यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है तो क्या नहीं करेगा, तो कभी भी ये नहीं करेगा, वो MSF को बढ़ाएगा नहीं कभी, क्योंकि MSF बढ़ा देगा तो प्रसारवादी नहीं, संकुचित मुद्रा नीति का वो है ना क्या आने लगेगा, संकुचित मुद्रा नीति का ट्रेंड हो जाएगा फिर भी। तो आई थिंक ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। और अगर ये क्लियर बात है तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। यानी कौन सा किसी भी बैंक का एसेट्स कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास अग्रिम, जमा, निवेश, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, मुद्रा या मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस को बैंक का एसेट्स कहते हैं। जरा सबसे पहले हम बात करें अग्रिम। अग्रिम को हम कहते हैं एडवांस। क्या कहते हैं हम लोग, एडवांस। और एडवांस का मतलब क्या होता है, यह बैंक के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का शॉर्ट टर्म का लोन होता है। क्या होता है, यह बैंक के द्वारा दिया जाने वाला एक अल्पकालिक ऋण होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जमा, यानी कि डिपॉजिट की बात कर रहे हैं हम लोग। और हम सबको पता होगा बैंक दो प्रकार के डिपॉजिट रखता है हमारे। एक आपका करेंट सेविंग अकाउंट जिसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, और एक रिकरिंग एंड फिक्स अकाउंट जिसको हम लोग टर्म डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। अब जरा बात समझिएगा, बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं ना, वो बैंक के लिए एसेट्स तो कभी हो ही नहीं सकता है, वो तो बैंक की लायबिलिटी कही जाएगी, क्योंकि वह हमारी मांग पर या एक निश्चित समय के बाद ब्याज के साथ बैंक के द्वारा पेएबल होता है। तो हमारे द्वारा जो किया गया बैंक में जमा अकाउंट होता है या जमा पैसे जो होते हैं, वो बैंक के लिए कभी भी एसेट्स हो ही नहीं सकता है। वो बैंक के लिए क्या होता है, लायबिलिटी हो गया। तो ये तो लायबिलिटी हो गया। अब एसेट्स क्या होता है, एसेट्स वह पैसा होगा या बैंक का एसेट्स हम उसे कहेंगे जिसके माध्यम से बैंक को इन फ्यूचर कोई कैपिटल गेन हो रहा है या कोई लाभ हो रहा है, वो बैंक की परिसंपत्ति कही जाएगी। जैसे बैंक ने लोन दिया है, यानी बैंक जब लोन देता है तो बैंक को तो मूलधन मिलता है, और मूलधन तो मिलता है प्लस साथ में ब्याज भी मिलता है, और इससे बैंक की परिसंपत्ति बढ़ती है, बैंक का लाभ बढ़ता है।
तो बैंक के द्वारा दिया जाने वाला जो लोन होगा वो बैंक के लिए परिसंपत्ति का काम करेगा, बैंक के लिए एसेट्स का काम करेगा। तो ये जो है आपका अग्रिम यानी कि जो लोन के रूप में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे रहा है बैंक, वो एसेट्स होगा। लेकिन सवाल क्या पूछा गया है कि परिसंपत्ति इनमें से क्या शामिल नहीं है, तो ये एसेट्स है, ये डिपॉजिट तो लायबिलिटी हो गया, तो यही शामिल नहीं है। बाकी ये तो आपका शामिल है। निवेश करेगा बैंक तो उससे रिटर्न आएगा, बैंक की परिसंपत्ति बढ़ेगी, यह भी एसेट्स है बैंक का, ये भी शामिल है। मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा या मनी एंड शॉर्ट नोटिस पर जो मनी मार्केट में जो पैसा बैंक निवेश करता है, बैंक को उस पर भी रिटर्न मिलता है, उस पर भी बैंक को रिटर्न मिलता है, तो ये भी आपका क्या होगा, बैंक का एसेट्स कहा जाएगा। यानी इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी को छोड़ करके बैंक के सभी जो है ऑप्शन बैंक के लिए परिसंपत्ति हैं, लेकिन बैंक में जो जमा अमाउंट होता है वह कभी परिसंपत्ति के रूप में कार्य नहीं करता है या नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई थिंक ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है साइबर बीमा के बारे में। तो साइबर बीमा के कराने पर किसी व्यक्ति को क्या प्रॉफिट होता है, क्या लाभ होता है, ये ऑप्शंस दिए हैं और उन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है, यदि कोई मॉलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। ये बिल्कुल सही है। अगर आप साइबर बीमा कराते हैं किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, तो दरअसल ये आपको सुविधा मिलती है कि मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है या उसको कार्य करने से रोकता है, तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली जो लागत होगी, इसको वहन करने का कार्य बीमा कंपनी करेगी, जिस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से आपने साइबर बीमा लिया है। दूसरा ऑप्शन है, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है, तो कंप्यूटर की लागत, दरअसल ये फिजिकल चीज़ों को कवर नहीं करते हैं। यानी आपके अगर कंप्यूटर को जो है नुकसान फिजिकली अगर करा दिया गया, फिजिकल करा दिया गया है, फिजिकल तरीके से तोड़ फोड़ अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो जो साइबर बीमा कंपनी है वह इसको जो है कवर नहीं करती है। इसके अलावा बात करें तो यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने की लगने वाली जो लागत होती है, ये दरअसल कवर होता है। बिल्कुल सही आंसर है ये कि अगर आपके पास कुछ ऐसा साइबर क्राइम होगा जिसकी वजह से कुछ केसेस वगैरह हो गए, जिस केस में आपको कुछ विशेषज्ञों से परामर्श लेनी पड़ रही है, तो उन विशेषज्ञों की जो फीस होती है, इस फीस को भी जो है साइबर बीमा कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू आपने बीमा कराया है साइबर, वह कंपनी कवर करेगी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने और लगने वाली लागत को भी कवर करने का काम करता है। यानी वास्तव में साइबर बीमा का ये तीनों फीचर बहुत ही कमाल का फीचर है। हालांकि चौथा फीचर इसका नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है। और ये ऑप्शन नंबर 2 है जो साइबर बीमा कराने पर आपको लाभ जो है नहीं दिए जाने की बात की जाती है। यानी ये लाभ आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारे आपको लाभ मिलेंगे। क्लियर है ना। साइबर बीमा की बात करें तो साइबर जो है, जो इनसिक्योरिटी है उसको कवर करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो है वह साइबर बीमा करती हैं, जिसमें आपको एनुअली प्रीमियम जमा करना होता है, जो कंसर्न चीज़ों के बारे में या जो इंटेलेक्चुअल जो आपका नुकसान हो रहा है उसके बारे में उसको क्षतिपूर्ति या उसकी जो मौद्रिक हानि है उसको कंपनसेट करने का काम ये जनरल इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं। तो ये आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग हो गया ऑप्शन नंबर 2। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने लास्ट यानी कि अंतिम प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अंतर ऋणदाता करार यानी इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था। अब ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या है, ज़रा इस पे हम लोग बातचीत करेंगे और फिर हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। अच्छा, ए बी सी ये आपका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ओके, वेरी गुड। देखते हैं एक बार, ज़रा फिर से ऑप्शन देखते हैं। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या है, इन ऑप्शन में से पहले सही आंसर निकालते हैं फिर डिस्कस करते हैं।
इंटर क्रेडिटेड एग्रीमेंट की बात करें तो भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू घाटे के नुकसान होने वाले भार को कम करना, ये गलत स्टेटमेंट है। केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधिकारिक संरचना परियोजनाओं को संबल देना, ये भी गलत स्टेटमेंट है। 50 करोड़ या अधिक ऋणों के आवेदन के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करना, ये कुछ मिलता जुलता है लेकिन ठीक नहीं है। जो एक्चुअल में इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। और ऑप्शन क्या है? इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य क्या है? 50 करोड़ या अधिक की जो दबाव युक्त परिसंपत्तियां हैं, जिनको स्ट्रेस्ड एसेट्स के नाम से जाना जाता है, जो सहसंग उधारी के अंतर्गत हैं, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखा जाएगा और इसे ही हम लोग इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, है ना। तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसके लिए सही आंसर है। अब ये है क्या? दरअसल कह रहे हैं कि 50 करोड़ या उससे अधिक की जो दबाव युक्त परिसंपत्तियां हैं, इसमें दरअसल कई सारे कीवर्ड्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, तब हम इस स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करें हम लोग दबाव युक्त परिसंपत्तियां क्या हैं, या हम स्ट्रेस्ड एसेट्स किसे कहते हैं। इससे स्ट्रेस्ड एसेट्स या दबाव युक्त परिसंपत्तियों का मतलब होता है, इसका एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, एनपीए प्लस रिस्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चर्ड लोन आप लिख सकते हैं, प्लस राइट ऑफ एसेट्स। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? ये स्ट्रेस्ड एसेट्स बन जाता है, यानी दबाव युक्त परिसंपत्तियां बन जाती हैं ये। अब ये दबाव युक्त परिसंपत्तियां क्या है, स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या है, पहले हम इन तीनों क्लॉज को समझेंगे तब हमको स्ट्रेस्ड एसेट्स पता चलेगा या दबाव युक्त परिसंपत्तियां हमको समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करें एनपीए की बात करें तो एनपीए को हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एनपीए को हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी अगर आप कोई लोन ले रहे हैं और उस लोन पर आपने 90 दिनों तक 90 डेज तक बैंक को न ही आपने कोई मूलधन की किस्त दी है, यानी न ही आपने मूलधन अदा किया है और न ही आपने ब्याज दिया है, तो 90 दिनों के बाद बैंक उस एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में डाल देता है, यानी इसको डूबत लोन या बैड लोन के नाम से भी जानते हैं। तो जो बैड लोन है वो स्ट्रेस्ड एसेट्स की श्रेणी में आ जाएगा, यानी दबावयुक्त परिसंपत्ति की श्रेणी में आ जाएगा। एनपीए क्लियर हो गया ना? यानी 90 डेज तक अगर कोई भी ईएमआई अगर आपने लोन अकाउंट में नहीं क्रेडिट करा है, तो ईएमआई का मतलब ईएमआई को हम कहते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। अगर आप ईएमआई नहीं जमा कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आप केवल ब्याज जमा कर दे रहे हैं तो भी ठीक है, अगर मूलधन जमा करें तो भी ठीक है, लेकिन 90 दिन तक सिंगल अमाउंट क्रेडिटेड नहीं हुआ लोन अकाउंट में, तो इसको हम लोग एनपीए के रूप में कंसीडर करते हैं। रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होता है? रीस्ट्रक्चर लोन का मतलब क्या है कि आप पैसा तो देना चाहते हैं बैंक का, लेकिन आप किसी विशेष परिस्थितियों या किसी आपके साथ कोई प्रतिकूल परिस्थिति जो है आपके साथ जन्म ले लिया, कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना आप कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, हम किसी कारण से हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या नौकरी चली गई है, हम चाहते तो हैं बैंक का लोन देना, लेकिन हमारे साथ कुछ कैजुअलिटी हो गई जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो बैंक क्या करता है? आपके लोन को रीस्ट्रक्चर करने का काम करता है। बैंक आपके लोन को रीस्ट्रक्चर करता है। रीस्ट्रक्चर में कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे बैंक के द्वारा ब्याज की दरों को क्या करना, घटा देना, ये एक रिस्ट्रक्चरिंग में होता है। कई बार जो होता क्या है कि आपकी किस्त ज़्यादा है, चूँकि आपको 3 साल में ही पूरा पैसा देना है, लेकिन इस 3 साल को 10 साल का कर देना या 5 साल का कर देना, ड्यूरेशन बढ़ा देना। तो जब ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी जो ईएमआई की दर होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है ना? इसके अलावा कुछ वेव ऑफ वाली भी प्रणाली अपनाता है, तो इसको हम कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। यानी बैंक ने आपको जो लोन दिया था उसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया है, चाहे वो ब्याज घटाकर, चाहे वो टेन्योर बढ़ा करके, या कई बार तो ऐसा होता है कि हम जो है बिज़नेस कर रहे थे और बिज़नेस से हमारा कोई रिटर्न आ ही नहीं रहा है, जिससे हम बैंक का किस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो बैंक क्या कहता है कि सर एक काम कर रहे हैं, हम आपको फिर से टॉपअप दे रहे हैं और उस टॉपअप के द्वारा आप एक काम करिए, उस टॉपअप को अपने बिजनेस में फिर से लगाइए। टॉपअप का मतलब पुनः क्रेडिट दे रहे हैं, आप उसको फिर से निवेश करिए और उससे अगर आपका बिजनेस जो है बूम कर जाता है तो आप पुरानी राशि भी वापस कर लीजिएगा। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस्ड रीस्ट्रक्चरिंग लोन कहते हैं।
और जो तीसरा होता है राइट ऑफ एसेट्स कहते हैं। राइट ऑफ एसेट्स भी एक टेक्निकल वर्ड है जो बैंक अपने बैलेंस शीट के माध्यम से करता है। अगर हम बात करें राइट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है, जैसे बैंक से हमने लोन लिया और लोन को हमने 1 साल तक वापस नहीं किया, 90 दिन भी क्रॉस हो गया, हमने कोई रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं कराया, वो एनपीए कन्वर्ट हो गया और एनपीए कन्वर्ट होने के बाद भी वह लोन 2 से 3 सालों तक बैंक ने लगातार रिकवरी करी, लेकिन आप उस लोन को देने में सक्षम नहीं रहे या उसका पेमेंट नहीं किए, तो बैंक उस अमाउंट को क्या करेगा, राइट ऑफ एसेट्स में डाल देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपका कोई लोन है वो 5 लाख का है और आपने इस 5 लाख के कुल लोन का कोई भुगतान नहीं किया, और जिस वर्ष में 5 लाख का भुगतान नहीं किया, बैंक को उस वर्ष में जो टोटल लाभ हुआ वो 30 लाख का लाभ हुआ। तो 30 लाख का लाभ, 5 लाख रिटर्न नहीं आया, तो बैंक क्या करता है कि इस लाभ से ही इस अपने जो डूबत वाला जो लोन है, यानी जिस लोन को रिकवरी नहीं कर पाया है, इसको रिकवर कर लेता है वो। यानी कि उस वर्ष में जो 30 लाख का प्रॉफिट है, अब वो कितना काउंट होगा, केवल 25 लाख का प्रॉफिट, क्योंकि बैंक का 5 लाख का पैसा रिकवरी हुआ ही नहीं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब ऐसा नहीं है कि ये 5 लाख रुपए आपसे वसूला नहीं जाएगा। इस 5 लाख के वसूले जाने की प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहेगी। हालांकि अब ये बैलेंस शीट में 5 लाख नहीं देखेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं राइट ऑफ एसेट्स कहते हैं, यानी कि उसको राइट ऑफ कर दिया गया एसेट्स को। बैंक अब अपने बैलेंस शीट में इसको शो ही नहीं कर रहा है। और अगर 5 साल बाद, 7 साल के बाद अगर इस 5 लाख रुपए को बैंक ने रिकवर कर लिया और आपने पेमेंट कर दिया, तो उस वर्ष का ये जो 5 लाख रुपए को बैंक को रिसीविंग होगी, वह रिसीविंग बैंक का क्या कहा जाएगा, लाभ कहा जाएगा। यानी कि जो पैसा बैंक का डूब गया था, बैंक ने अपने लाभ से इसको रिकवर कर लिया, और 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब भी वो 5 लाख रुपए आपसे रिकवरी होगी, तो वो 5 लाख रुपए लाभ कहा जाएगा। हालांकि इन 2, 3, 4 सालों में बैंक ने इस 5 लाख का जिक्र अपने बैलेंस शीट में नहीं किया, उसी को हम लोग राइट ऑफ एसेट्स कहते हैं। और अगर हम बात करें कि बैंकों का जो स्ट्रेस है, यानी कि जो बैंकों का दबाव है, वो दरअसल ये 3 चीज़ें हैं, एनपीए, रिस्ट्रक्चरिंग एंड राइट ऑफ एसेट्स। ये तीनों को मिलाकर के बैंक का स्ट्रेस्ड एसेट्स बनता है। और अभी जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट हुआ, उसमें यही एग्रीमेंट हुआ कि 50 करोड़ या अधिक का जो स्ट्रेस एसेट्स है, जो सह संग उधारी के अंतर्गत है, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, इसमें आपको एक और वर्ड समझना पड़ेगा। सह संग उधारी क्या होता है, कंसर्टियम लेंडिंग क्या होता है। कंसर्टियम लेंडिंग का मतलब कोई ऐसा कॉर्पस, कोई ऐसा फंड जिस फंड को कोई एक बैंक फाइनेंस नहीं कर पा रहा है, और कई सारे बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी, कई सारे बैंक मिल करके किसी एक फंड के, किसी एक कंपनी को फाइनेंस करने का काम कर रहे हैं। इसको हम लोग कंसर्टियम फाइनेंस कहते हैं या कंसर्टियम लेंडिंग कहते हैं। जैसे कोई एक ही प्रोजेक्ट है, उस पर फाइनेंस करने का काम कई सारे बैंकों ने मिलकर किया है। तो ऐसे कंसर्टियम जो लेंडिंग है, अगर 50 करोड़ से ऊपर है और वो 50 करोड़ के ऊपर के लोन पर 50 करोड़ का ऊपर का जो लोन है वो दबाव युक्त परिसंपत्ति के अंतर्गत आ रहा है, तो उसको इस एग्रीमेंट के माध्यम से अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, और यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा। और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न भी रहा, और इसी के साथ हम लोग इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन और आंसर क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये अभी तक आई थिंक हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से 20+ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को एंजॉय करने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।